हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। दोनों ही ग्लैंड्स, पिट्यूटरी हो या हाइपोथैलेमस हो, दोनों ही हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सभी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस जो इस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। उनके सभी हार्मोन्स के बारे में, कुछ उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे ब्रेन की ही एक तीसरी ग्लैंड पर। ये तीनों जो हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, दीज ऑल थ्री ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन। बल्कि एक्चुअली हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस प्योरली एक ग्लैंड नहीं है, बल्कि ब्रेन का एक पार्ट है एंड इट बिहेव एज अ ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड की जो लोकेशन है हमारे ब्रेन में, वो एग्जैक्टली कहां होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ ब्रेन, और यहाँ पर डॉर्सली है ना, इसको वेंट्रल कहते हैं, इसको डॉर्सल कहते हैं। तो डॉर्सली ये जो आपको एक छोटी सी ग्लैंड दिख रही है, दिस इज द पीनियल ग्लैंड, जो कि कहां लोकेटेड है, हमारे थैलेमस के रूफ पर। थैलेमस के रूफ को कहते हैं एपीथैलेमस। तो हो सकता है ऑप्शंस में लिखा आ जाए एपीथैलेमस या सिंपली थैलेमस के रूफ पर एंड डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, तो ये पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है बच्चों, और ये सिर्फ एक ही हार्मोन बनाती है हमारी बॉडी में, दैट इज द मेलाटोनिन हार्मोन। इसको कई बार आप लोग क्या करते हैं, मेलाटोनिन को एमएसएच के साथ भी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि एमएसएच का फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका नाम है मेलाटोनिन। तो दोनों में मिलानो वर्ड आ रहा है। मिलानो इज रिलेटेड टू द मिलानिन पिगमेंट। ठीक है, तो आपको मिक्स नहीं करना है। एमएसएच तो प्योरली मिलानोसाइट्स पर एक्ट करता है, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है हमारी बॉडी के जो हमारी डेली शेड्यूलिंग है, जैसे हम एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी में भी आपने कई बार सुना होगा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे अगर हम डेली एक सेम टाइम पर उठते हैं तो फिर हमें किसी अलार्म बेल की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उस टाइम पर हमारी नींद खुल जाएगी। अगर हमने डेली फिक्स कर रखा है कि इतने बजे हमें लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है, तो उस टाइम पर हमें अच्छे से भूख लगने लगेगी और हम अच्छे से अपना डाइट ले पाएंगे। मतलब जो भी आपकी, इसीलिए आपको हमेशा टीचर्स, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आप अपने टाइम टेबल में फिक्स करके रखोगे कि ये हमारा रीडिंग टाइम है, ये हमारा स्टडिंग टाइम है, इस समय हमें पढ़ना है, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर होगा उस समय पढ़ने के लिए। आपको ऐसे नहीं कोशिश करनी पड़ेगी कि यार मन लगाना पड़ रहा है उस काम को करने में। योर ब्रेन इज ऑटोमेटिकली रेडी फॉर दैट शेड्यूल। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी बॉडी का टाइम टेबल है, उसको मेंटेन करने में आपकी कौन मदद करता है, दिस मेलाटोनिन हार्मोन। ना सिर्फ इस टाइम टेबल को मेंटेन करने में, बल्कि आपको सुलाने और जगाने में भी इसी का रोल है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में ज्यादा बनता है ना बच्चों, तो ये हमें स्लीप इंड्यूस करवाता है। तो जनरली इसका नेचर है कि जब अंधेरा, जैसे आपने हमेशा देखा होगा, हम सोने के वक्त पर लाइट्स क्यों ऑफ कर देते हैं, या जो भी नॉर्मल नेचुरल एनिमल्स हैं, ज्यादातर कुछ नॉक्टर्नल एनिमल्स को हम हटा दें तो सब जो हैं वो रात को सोने का समय क्यों प्रेफर किया, क्योंकि रात के टाइम पर अंधेरे में हमारी बॉडी में मेलाटोनिन ज्यादा बनता है, और मेलाटोनिन हमें स्लीप इंड्यूस करवाता है। फिर जैसे ही ऑटोमेटिकली सनराइज होता है, उजाला होता है, रोशनी आती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन का अमाउंट कम हो जाता है और हम जग जाते हैं। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन के क्या फंक्शंस हैं, सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी। नीट में लिखा आ जाएगा डायर्नल रिदम, या इसको कहते हैं सर्कैडियन रिदम। दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा आ सकता है, सर्कैडियन रिदम या डायर्नल रिदम, यानी कि 24 आवर रिदम जो है आपके बॉडी की, उसको ये रेगुलेट करेगा। विच हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, लोकेशन हमने देखी ली, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं रूफ ऑफ थैलेमस। ये कहां है ग्लैंड, दिस इज एट द रूफ ऑफ थैलेमस। ठीक है, जिसको कि आप एपीथैलेमस भी कह सकते हैं। नाउ और क्या करेगा, अभी इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 24 आवर रिदम का क्या मतलब है, जैसे कि मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। यहाँ पर आप एड ऑन कर लो कि स्लीप वेक साइकिल में इसका क्या रोल है। जब भी मेलाटोनिन का अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा होता है तो ये हमको क्या करता है, सुलाता है, और जब भी मेलाटोनिन हार्मोन का अमाउंट कम होता है तो ये हमको जगाता है, तो ऑटोमेटिकली वी वेक अप। ठीक है ना, और इन मेलाटोनिन इंक्रीज कब होगा, डार्क में। मेलाटोनिन डिक्रीज कब होगा, लाइट एक्सपोजर पे। ठीक है, इसीलिए दिन और रात का सोने जगने से काफी गहरा रिलेशन है। ठीक है, नाउ इसके अलावा और क्या करता है भाई, इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है ना एक, कि हमेशा कितना रहेगा, वैसे तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना हाइपोथैलेमस का काम है। ध्यान रखना, अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस हाइपोथैलेमस को देनी है। बट सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, विच इज एट द हायर लेवल, आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना है।
तो वो जो है मेंटेन करना इज द वर्क ऑफ मेलेटोनिन। ठीक है, आपने कभी कभी फील भी किया होगा कि जब हम सोते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाती है, कि छोटे बच्चों को आप छू के देखना, तो वो जो एक बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन है जो हमारा स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है, दैट अकर ड्यू टू मेलेटोनिन। ठीक है, क्लियर। तो एक फंक्शन तो इसका हो गया भाई सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना। दूसरा, थोड़ा बहुत इसका हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट है, ये सब इसके एडिशनल फंक्शंस हैं। प्लस क्योंकि इसके नाम में मेलाटोनिन आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये मेलानिन पिगमेंटेशन से भी रिलेटेड है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है। ठीक है, वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन रोल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। हम पढ़ेंगे जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें, कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा इरेगुलर चल रहा है तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप थायराइड टेस्ट करवाइए, क्योंकि अगर थायराइड की कमी है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मेन इफेक्ट है थायरॉक्सिन का, बट यस मेलाटोनिन का भी थोड़ा बहुत रोल है। ओके, एज वेल एज हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी में भी ये हमारी मदद करता है। अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, हमारे डिफेंस, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो मेन हार्मोन है ना बच्चों, वो है थाइमोसिन हार्मोन। इफ यू रिमेंबर, हमारे हार्ट के पास एक थाइमस ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो वो जो थाइमस ग्लैंड है वो एक्चुअली में हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, यानी वहां पे हमारी टी लिम्फोसाइट मेच्योर होती है, उनका मेच्योरेशन होता है। सो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो मेन ग्लैंड एंड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो तो हुआ थाइमस एंड थाइमोसिन, बट यस थोड़ा बहुत हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मेलाटोनिन का भी रोल है। ये जो हमने चारों फंक्शन इसके पढ़े ना बच्चों, ये नीट में जनरली हमें याद नहीं रहते और ना ही ज्यादा पूछे जाते हैं, बट एक स्टेटमेंट आ जाए सिंपली लिखा हुआ मेलाटोनिन के लिए तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। बाकी मेन आपको पीनियल ग्लैंड को, मेलाटोनिन को कैसे याद रखना है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की फॉर्म में सर्कैडियन या डायर्नल रिदम को मेंटेन करती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट मैं आपको एक जस्ट एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ कि कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो पीनियल ग्लैंड है ना वो कैल्सीफाई हो जाती है, और जब ब्रेन का स्कैन करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे छोटा सा वहां पे कोई कैल्शियम का स्टोन रखा हुआ है, एक बहुत छोटे साइज की होती है, तो ऐसा लगता है कैल्शियम का स्टोन रखा हुआ है, एक सेंड का पार्टिकल है, तो इसको कहते हैं ब्रेन सेंड। तो व्हाट इज ब्रेन सेंड? कैल्सीफाइड पीनियल ग्लैंड। अगर किसी में पीनियल ग्लैंड कैल्सीफाई हो गई है तो इट लुक्स लाइक अ स्टोन एंड इट इज कॉल्ड ब्रेन सेंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पूछ लें तो यू कैन डू दिस। क्लियर, ये हुआ हमारा पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड के साथ ही ना, पहले मैं थायराइड ग्लैंड नहीं ले रही हूँ, एनसीईआरटी में थायराइड दिया है, बट पहले मैं आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा रही हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये भी पीनियल ग्लैंड की तरह एक ही हार्मोन बनाती है, और इस ग्लैंड के हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। क्या नाम है बच्चों इसका? थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? देखो, थाइमस ग्लैंड की पोजीशन, लोकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एक लोब्यूलर ग्लैंड है, इसमें भी बायलोब, दो लोब्ड होते हैं, दो लोब्स होते हैं, तो इसको एक बायलोब ग्लैंड बोलते हैं। सिंगल ग्लैंड है, पेयर्ड नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये थाइमस, ये सब सिंगल ग्लैंड्स हैं। फिर जो हम थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, अच्छा थायराइड भी सॉरी सिंगल है, पैराथायराइड जो हम पढ़ेंगे वो पेयर्ड में आएगी। ठीक है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है बच्चों, ये एग्जैक्टली कहाँ है समझना, ये सिचुएटेड है हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है मीडियास्टिनम, दैट इज कॉल्ड, जिसमें कि हार्ट होता है। हार्ट से जब एओर्टा निकलता है, हमने अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, अगर ये हमारा हार्ट है तो उससे ऐसे एओर्टा निकलता है, तो एओर्टा जहां पर निकल रहा है उस एओर्टा के फ्रंट में, उस एओर्टा के वेंट्रली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे हार्ट और लंग्स को सराउंड करता हुआ रिब केज था जो फ्रंट में स्टर्नम बोन से जुड़ा था, तो स्टर्नम के पीछे है, जैसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो इट इज बिहाइंड द स्टर्नम, इन वेंट्रली टू द हार्ट एंड इन बिटवीन टू लंग्स। कंफ्यूज तो नहीं हुए? इसकी लोकेशन पोजीशन समझ में आ गया? ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो आपको येलो कलर से दिख रही है ना बच्चों, दिस इज द थाइमस ग्लैंड। ये रही थाइमस ग्लैंड। कहां पर है? दोनों लंग्स के बीच में, हार्ट के सामने नहीं, हार्ट से जहां एओर्टा मुड़ता है उसके सामने, और यहां से स्टर्नम बोन हमने हटा दी है, स्टर्नम के पीछे। ओके, तो व्हाट इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ दिस ग्लैंड? दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। ठीक है, एनसीईआरटी के एक एडिशन में ये लाइन गलत लिखी हुई थी, तो उसको नए एडिशन में करेक्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, तो अगर किसी के पास बहुत उससे पुराना वाला एडिशन है, उसमें ये लाइन गलत है, तो जस्ट उसको सही कर लेना, दिस इज द करेक्ट वन। दोनों लंग्स के बीच में होती है, बोन के पीछे और एओर्टा के सामने, तो यानी बोन और एओर्टा के बीचों बीच प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ क्या करती है भाई ये? इसका मेजर रोल आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। कैसे करती है इम्यून सिस्टम में हमारी मदद?
आपने पढ़ा है अभी अपने इम्यून सिस्टम के बारे में हम 12th एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बट जिन बच्चों ने 12th पढ़ रखी है उनको पता होगा कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, सीएमआई एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सीएमआई यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि टी लिम्फोसाइट्स हमें देती हैं। जब भी कोई पैथोजन आता है उससे 1 to 1 फाइट करती हैं, उसको मारती हैं, परफोरेंस वगैरह बनाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरी होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमर वर्ड का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड यानी जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसके थ्रू अगर हमें इम्यूनिटी मिल रही है। उसके थ्रू का मतलब जो ब्लड में बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट तो क्या कर रही है, 1 to 1 फाइट कर रही है, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है बच्चों, आपने कई बार पढ़ा है, वो सीधा पैथोजन के सामने जाके फाइट नहीं करती, बल्कि बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एक आर्मी भेजती है प्रोटीन्स की। बी लिम्फोसाइट जैसे ही पैथोजेंस बॉडी में आते हैं और उनको सिग्नल मिलते हैं, तो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं और उन एंटीबॉडीज को ब्लड में डाल देती हैं, और ब्लड के थ्रू वो एंटीबॉडीज किस पर अटैक कर देती हैं, पैथोजन पर, जिससे पैथोजन खत्म हो जाता है। इस तरह की इम्यूनिटी को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो हमें किससे मिल रही है, बी सेल से। तो अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, नीट में अगर क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है कि यार हमने तो थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा है कि थाइमस ग्लैंड इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में भी समझाया था कि जो बी लिम्फोसाइट्स है उनका नाम बी क्यों है, क्योंकि वो बोन मैरो में ही बनी है और बोन मैरो में ही मैच्योर हुई है। इनका नाम टी क्यों है, क्योंकि ये बनती तो बोन मैरो में है, बट इनकी ट्रेनिंग के लिए, ये पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल जाती है। इनका हॉस्टल कौन है, थाइमस ग्लैंड, तो वहां पर ये मैच्योर होके आती है। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट है जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रही है, बट ऑब्वियस इनसे जो इम्यूनिटी हमें मिल रही है उसके लिए तो थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है ही। तो हमको नीट में लगता है कि यार ये तो सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट नहीं, इनका बी लिम्फोसाइट्स पे भी एक एक्शन है। क्या एक्शन है देखना, थाइमोसिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट्स। तो थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। इसका इनके मैच्योरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बी लिम्फोसाइट मैच्योर होकर ब्लड में आ गई है, बोन मैरो से ब्लड में पड़ी हुई है, पर जब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएंगी तो उसको प्रमोट करने का काम इस हार्मोन का है। तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। प्लस जैसा कि इसका नाम है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। क्यों है, क्योंकि इसमें टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यस, दिस ग्लैंड इज रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम, टू आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। नाउ ये जो ग्लैंड है, जो थाइमस ग्लैंड है, इट इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। ये जनरली ओल्ड एज में, आपको पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा वीक तो होता ही है। सबसे अच्छी इम्यूनिटी बच्चों की होती है, सबसे कम इम्यूनिटी एल्डर्स की होती है, मतलब बुजुर्गों की होती है। आपने कोविड में भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस रखने के लिए किसको बोला जाता था, बड़े बुजुर्गों को, कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना। जो डायबिटीज हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनको बाहर नहीं निकलना। तो क्यों, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली वीकर होता है। मैं ऐसे नहीं कह रही आपको कि आपका नहीं मैम हमारे दादा दादी तो बड़े हेल्दी रहते हैं, नो डाउट, अगर अच्छा लाइफस्टाइल होगा, सब कुछ होगा तो हेल्दी ही रहेंगे, बट जो पैथोजन से फाइट करने की थोड़ी सी ताकत होती है वो कंपैरेटिवली वीक हो जाती है ओल्ड एज में। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है एट्रोफी ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एज बढ़ने के साथ साथ डीजनरेट होती जाती है। यहाँ पर लिखा है इट इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। तो बट ऑब्वियस थाइमोसिन कम बनेगा। अगर थाइमोसिन कम बनेगा तो क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये हुआ इसके बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। पीनियल ग्लैंड से बनता है मेलाटोनिन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक। अच्छा, मेलाटोनिन में एक चीज और याद रखना बच्चों, अभी रिसेंटली नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हार्मोन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में मेलाटोनिन था, तो आप लिख देना इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। और एक्चुअली देखा जाए तो ये सीधा डिराइव नहीं होता, एक्चुअली ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सीरोटोनिन बनता है और सीरोटोनिन से कहीं ना कहीं मेलाटोनिन बनता है। तो सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन दोनों ही ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है,
आपको पता है ये सेरोटोनिन जो है, मतलब आप इसको एक और चीज से स्लीप वेक से वो कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना छाछ पीने के बाद हमें नींद बहुत आती है दिन में, जनरली अगर हम दही के प्रोडक्ट्स या छाछ वगैरह ले लें तो जनरली थोड़ी सी नींद आने लगती है, क्योंकि छाछ पीने से भी हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो सीरोटोनिन ज्यादा बनाते हैं। तो इस वजह से सीरोटोनिन यानी वही मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन की वजह से नींद आएगी। ठीक है, तो सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन दोनों का आप याद रखना ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ठीक है, एंड दूसरी ग्लैंड हमने पढ़ी थाइमस ग्लैंड, जिससे बनता है थाइमोसिन। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय टी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ग्लैंड पे, दैट इज थायराइड ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड बच्चों, हमारी बॉडी के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है, एंड जिस कॉन्सेंट्रेशन में हमें चाहिए उसी कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। अगर ये कम हुआ तो भी खतरे की घंटी है, बढ़ गया तो भी खतरे की घंटी है। आपने सुना होगा आजकल के लाइफस्टाइल में थायराइड डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि यार मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, डेली सुबह एक थायरॉक्सिन की टैबलेट लेता हूं, अगर सुना है तो। अदरवाइज यस, इट इज वेरी कॉमन। थायराइड की प्रॉब्लम ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों जनरली अगर किसी को थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसकी पूरी ओवरऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बिगड़ जाती है। द रीजन इज थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, कि सेल को कितना कंज्यूम करना है, जो बच गया उसको कैसे स्टोर करना है, उन सारी चीजों को मैनेज करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन अगर कम हुआ तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, थायरॉक्सिन बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म अननेसेसरी बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता है, जैसे कई बार एक जनरल वे बता रही हूँ, डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही, कई लोग ना बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी बहुत पतले होते हैं, और कई लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी बहुत मोटे हो जाते हैं। उसका कारण आपको पता है? उसका कारण है हमारी मेटाबॉलिक रेट। कुछ लोगों में मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है, तो अगर मेटाबॉलिक रेट हाई है मतलब उनमें ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, तो एक तो वो हाईली एक्टिव रहेंगे, और वो कितना भी खा ले बॉडी में यूज हो जाएगा, मेटाबॉलाइज हो जाएगा, स्टोर होगा ही नहीं ज्यादा, तो मोटे होंगे ही नहीं। और कुछ लोग बहुत कम खा रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, तो वो कम भी खा रहे हैं ना, तो वो भी पूरी तरह यूज नहीं हो रहा बॉडी में, और वो फैट की फॉर्म में बदलकर स्टोर हो जाता है, तो वो मोटे हो जाते हैं। तो ये जो मोटा पतला होना है, नो डाउट ये हमारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर हम अननेसेसरी ओवर ईटिंग करेंगे, हमेशा बैठे रहेंगे, कुछ फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, तो भी बॉडी में मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, बट कई बार ऐसा कुछ ना करने पर भी जो चीजें होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ क्यों होती है, बिकॉज ऑफ आर BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इस रेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नेचर ने किस ग्लैंड को दी है? हमारे नेक में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड को। हमारे इंडियन कल्चर में हम बोलते हैं ना योगा वगैरह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो योगा वगैरह होते हैं ना बच्चों, इनसे ना हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से अपना काम करती हैं, और हमारी बॉडी को हमें फिट रखने में, मेंटेन करने में मदद मिलती है। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट कि हर स्कूल में प्रेयर के टाइम पर जो भी आप प्रेयर करते हैं ना, उसमें 15 मिनट आपको योगा या मेडिटेशन करवाना चाहिए, तो उससे आपकी ना एक हैबिट बन जाएगी कंटिन्यूअसली। आप सोचो अगर इनिशियल एज में आप लोग, जब तक आप स्कूलिंग करते हैं, आपके 17-18 साल की एज तक आपने शुरू से योगा मेडिटेशन अगर किया हो, 15 मिनट भी किया हो, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगा। मतलब आप नहीं करेंगे तो आपको करने का मन करेगा, और आपको पता भी होगा कि कैसे करना है। ठीक है, बट ठीक है, जब ये होगा तब होगा। पर यस, अब आप इतना तो सोर्सेज आप लोगों के पास हैं, आप लोग यूट्यूब पे हर चीज देखते हैं, तो मैं आपको हमेशा कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आगे जाकर हेल्दी रहना चाहते हैं, वैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल ऐसा होता है जिसमें हेल्दी रहना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पता नहीं रह भी पाएंगे या नहीं, तो आप 15 मिनट अपने शेड्यूल में जरूर से योगा मेडिटेशन इनके लिए निकाला करो। आपकी ग्लैंड्स भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, दिमाग भी अच्छा चलेगा, और जो चाहोगे उस काम में मन लगा के वर्क कर सकोगे अपना। ठीक है, चलो तो आते हैं हम थायराइड ग्लैंड पे। तो हमारी ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन बनाती है? ये बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका मेन फंक्शन आपको याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे इसके एडिशनल फंक्शंस हैं, अभी हम देखेंगे। पहले जरा पढ़ लेते हैं कहां पर है ये ग्लैंड। तो देखो आपकी बुक में डायग्राम दिया है, ये ग्लैंड बिल्कुल इस तरह से है कि अगर ये हमारा विंड पाइप है, ठीक है, ये लैरिंग्स वाला पार्ट दिखाया है, ये ट्रैकिया दिखाया है, तो ये ग्लैंड ऐसे ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट है, और आगे से उसने ट्रैकिया को ऐसे हक कर रखा है। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि इस तरह से पीछे खड़े होकर आगे से हक कर रखा है, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारी, आपको दिख रही है, बाइलोब्ड है, सिंगल ग्लैंड है, और इसमें भी 2 लोब्स हैं।
अगर आप ट्रैकिया को पीछे से देखेंगे, दिस इज द डॉर्सल व्यू, हो सकता है नीट में आपसे पूछ लेंगे डायग्राम देकर कि ये डॉर्सल व्यू है या वेंट्रल व्यू है, तो दिस इज द डॉर्सल व्यू एंड दिस इज द वेंट्रल व्यू। ठीक है, तो अगर आप ट्रैकिया को पीछे से देखेंगे, डॉर्सली जाकर देखेंगे, तो आपको थायराइड के 2 लोब्स दिखेंगे। ये 2 ग्लैंड नहीं है, एक ही थायराइड ग्लैंड है, उसके 2 लोब्स हैं। और अगर आप सामने से देखेंगे तो ये दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा है दोनों लोब अलग अलग हैं, अगर यहाँ भी ये 2 लोब अलग अलग होते, बीच में ये नहीं होता ना, तो हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड एक पेयर्ड ग्लैंड है, बट नहीं, थायराइड ग्लैंड अनपेयर्ड सिंगल ग्लैंड है विच इज बायलोब्ड, थाइमस की तरह बायलोब्ड, एंड इसके जो 2 लोब्स हैं वो वेंट्रली एक फ्लैप से कनेक्टेड है, और इस फ्लैप को कहते हैं बच्चों इस्थमस। लिख लेना इस्थमस। कहीं और भी आता है क्या ये वर्ड, याद करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट जब यूट्रस से जुड़ती है तो उस कनेक्शन को कहते हैं इस्थमस, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो इस्थमस का मतलब कोई भी कनेक्ट करने वाला टिश्यू। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है, बायलोब्ड है, कहाँ प्रेजेंट है, ट्रैकिया पे इस तरह प्रेजेंट है कि उसके जो 2 लोब्स है दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया, and ventrally they are connected with a thin flap of connective tissue called isthmus। बहुत थिन सा फ्लैप होता है, और इस वजह से जो हमारे थायराइड ग्लैंड की शेप है वो थोड़ी सी एच शेप बन जाती है ना, थोड़ा सा इट लुक्स लाइक एच शेप, या थोड़ा सा इसको बटरफ्लाई शेप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखें क्या लिखा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, यानी ये भी बायलोब्ड ग्लैंड है, बायलोब्ड एंड अनपेयर्ड, जैसा कि हमने थाइमस में लिखा था। थाइमस में भी आप लिख देना बायलोब्ड एंड अनपेयर्ड, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। विच आर लोकेटेड, ये जो इसके 2 लोब्स हैं ये कहाँ है, they are located on either side of the trachea. The lobes are located on either side of trachea and both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. क्या कहते हैं इस फ्लैप को, isthmus। ठीक है, now the thyroid gland is composed of, अब थायराइड ग्लैंड का थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि थायराइड ग्लैंड को अगर हम इंटरनली देखें तो हमें थायराइड ग्लैंड में क्या मिलेगा। तो अगर हम थायराइड ग्लैंड को इंटरनली देखें ना बच्चों, तो देखो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरनली थायराइड ग्लैंड में ना आपको बहुत सारे ऐसे सेल्स के ग्रुप्स मिलेंगे, क्लस्टर्स मिलेंगे, जिनके सेंटर में खाली जगह है। इस एक क्लस्टर को कहते हैं फॉलिकल, है ना, फॉलिकल वर्ड कई जगह आता है, जैसे आप जब ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही होता है, बहुत सारी सेल्स ग्रुपिंग में होती हैं और सेंटर में थोड़ी सी खाली कैविटी में एक मेन गैमीट बैठा रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स तो नहीं है, मल्टी लेयर्ड नहीं है, फॉलिकल में एक सिंगल लेयर है। ऐसे 3D में इमेजिन करो बॉल की तरह, फॉलिकल इज लाइक अ हॉलो बॉल, जिसकी जो बाउंड्री है वो सेल्स की एक लेयर से बनी है और सेंटर में खाली जगह पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे हो, फॉलिकल। और ये जो फॉलिकल्स हैं बहुत सारी, इनके बाहर जो खाली जगह बच रही है उस खाली जगह में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हर जगह लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि होता है। कनेक्टिव टिश्यू की वजह से उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, जो जो थायराइड ग्लैंड में सप्लाई है वो सब वहीं से आएंगी। ठीक है, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं अपनी बुक में। थायराइड ग्लैंड का अंदर से कैसा कंपोजिशन है, अंदर उसके इस तरह बहुत सारी फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स की बाउंड्री सेल्स की बनी हुई है, बट ऑब्वियस। ठीक है, जनरली ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, वैसे आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, सेंटर में खाली जगह है कैविटी, जिसको आप सिंपली ल्यूमेन कह सकते हो, ल्यूमेन हो गया, ये पूरी फॉलिकल हो गई। और फॉलिकल्स के बीच बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसको कि आप कहोगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वर्ड भी बहुत कॉमन है, बहुत जगह आता है। तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, इसमें क्या लिखा है, ईच फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी, सेंटर में खाली जगह है। ठीक है, एंड दीज फॉलिकुलर सेल्स, इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स से फॉर्मेशन होता है किसका, हार्मोन का, दैट इज द मेन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, अभी थायरॉक्सिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये T4 T3 इन्होंने क्या लिखा है। अभी एक बार को हम उस चीज को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और समझना इससे पहले कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हार्मोन बनाती हैं, जिसको हम कह रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि मेन हार्मोन है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें यही याद रहता है नीट में कि थायराइड ग्लैंड एक ही हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। बट यू हैव टू रिमेंबर कि थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ जो खाली जगह है ना बच्चों, जिसको आप स्ट्रोमा कह रहे हैं, इस स्ट्रोमा में भी कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या कहते हैं इनको हम,
पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिकल के बाहर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या इनको कहते हैं सी सेल्स, और ये एक और हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, दैट्स व्हाई सी फॉर सी सेल्स। इस कैल्सीटोनिन का एक और नाम है थायरोकैल्सीटोनिन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से बन रहा है तो इसको थायरोकैल्सीटोनिन भी कह सकते हैं या सिंपली कैल्सीटोनिन भी कह सकते हैं। अगर थायरोकैल्सीटोनिन कहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा टीसीटी, ठीक है। इसके नाम में कैल्सी आ रहा है ना, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये बिल्कुल अलग तरह का हार्मोन है, इसका थायरॉक्सिन से कोई रिलेशन नहीं है। थायरॉक्सिन के फंक्शन अलग है, कैल्सीटोनिन के फंक्शन अलग है। तो कैल्सीटोनिन के फंक्शन तो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको थायरॉक्सिन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अब इस थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ी सी चीजें समझना तुम। हम कह रहे हैं कि ये जो फॉलिकल ग्लैंड, ये जो फॉलिकल्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स हैं, इनका काम है हार्मोन बनाना, दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर दो नाम दिए हैं, एक दिया है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, एक दिया है ट्राई आयोडोथायरोनिन। दोनों वर्ड सेम है, सिर्फ टेट्रा और ट्राई का फर्क है। और आगे लिखा है कि इस हार्मोन के बनाने के लिए आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात आप लोगों को। अब इस चीज को और समझना तुम डिटेल में कि ये क्या कह रहा है एक्चुअली, कि होता क्या है थायराइड ग्लैंड में बच्चों, कि थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल्स है ना, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये इस हार्मोन को कैसे बनाती हैं। ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म नहीं है तुम्हारे कोर्स में, बस जस्ट तुम समझ सको इसलिए बता रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, इन ग्लैंड से एक प्रोटीन बनता रहता है, थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। वो इस ल्यूमेन में इकट्ठा होता रहता है। जो चारों तरफ ब्लड वेसल्स हैं उनसे आयोडीन आ जाता है। हमने डाइट में आयोडीन लिया है, हम बोलते हैं ना डाइट में आयोडीन लेना बहुत जरूरी है। वो नमक जो हम यूज करते हैं उसमें होता है आयोडाइज सॉल्ट भी यूज, ठीक है। थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स में भी होता है। तो आयोडीन हमारी डाइट से ब्लड में आया, ब्लड ने इनको दे दिया। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये उस थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन और आयोडीन को जोड़कर हार्मोन बनाती हैं, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं आपको कह रही हूं कि थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन, थायरोग्लोब्यूलिन जो कि एक कोलॉइडल प्रोटीन है, कोलॉइडल प्रोटीन है जो सेल्स ने ही बनाया है, जब इस थायरोग्लोब्यूलिन को किससे जोड़ेंगे, आयोडीन से जोड़ेंगे, तो हार्मोन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जब ये आयोडीन से जुड़ता है ना, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो होगा ही होगा। आयोडीन में अगर 3 आयोडीन एटम्स जुड़ते हैं, आई नॉट लिखा है मैंने, आयोडीन एटम I2, आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं लिखा, ठीक है। 3 आयोडीन एटम जुड़ेंगे तब तो बनेगा ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं T3। तो क्या बनेगा, T3 बनेगा। और अगर इस प्रोटीन से 4 आयोडीन एटम जुड़ते हैं तो बनेगा T4, तो बनेगा T4। अब दो तरह के हार्मोन की क्या जरूरत थी भाई, एक ही बना लेती है ये ग्लैंड, क्योंकि T3 और T4 में से क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, जबकि T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। थायरॉक्सिन का काम है हमारी सेल्स को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड से बनकर निकलता है ना, तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं निकलता बच्चों, वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। यानी अगर मैं थायराइड फॉलिकल में देखूं कि वैसे तो T3 T4 दोनों बन रहे हैं, बट ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन बन रहा है, T4 बन रहा है। तो T4 इनएक्टिव हार्मोन है और ये बनता है लगभग 80 से 85%, 80 to 85% सिक्रीशन ग्लैंड से इनएक्टिव हार्मोन का होता है। 10 से 15% ये भी बनता रहता है कि भाई इमीडिएटली जरूरत है तो फटाफट से यूज कर लो T3 को, बट मैक्सिमम अमाउंट किस फॉर्म में बन रहा है, T4 की फॉर्म में। तो मान लो ग्लैंड ने T4 को बना के डाला, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम T4 बन रहा है ना, तो इन दोनों में से थायरॉक्सिन किसको कहूं मैं, जो थायराइड ग्लैंड से बन रहा है। तो थायरॉक्सिन एक्टिव फॉर्म को नहीं कहते बच्चों, थायरॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं, जो ग्लैंड से निकला है मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है। ग्लैंड अपना हार्मोन ब्लड में डालेगी, तो उसने भाई ब्लड में T4 को भेज दिया। अब T4 पहुंच गया अपने अपने सेल्स तक। आपको मैंने बता रखा है कि हार्मोन को कैसे पता चलता है कि मुझे कहाँ काम करना है, जहां हार्मोन के रिसेप्टर हैं वहां वो बाइंड हो जाता है और अपना एक्शन कर देता है, ठीक है। अगर मान लो एक टारगेट सेल पर T4 पहुंच भी गया और अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गया, तो क्या ये इस सेल को रिस्पॉन्स करवा पाएगा, नहीं, क्योंकि ये तो इनएक्टिव फॉर्म है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या खासियत है कि थायरॉक्सिन हार्मोन पहली बात तो सेल की सरफेस पर बाइंड नहीं होता बच्चों, इसको टारगेट सेल्स के अंदर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि खुद टारगेट सेल्स इस हार्मोन को एक्टिवेट करती हैं।
ग्लैंड नहीं करती, खुद टारगेट सेल्स इस हार्मोन को एक्टिवेट करती हैं। क्या होता है कि ये जो T4 हार्मोन है इट इज सिक्रीटेड इनटू ब्लड, ग्लैंड ने तो क्या किया, इसको ब्लड में डाल दिया, सिक्रीटेड इनटू ब्लड एंड रीच टू टारगेट सेल। कहां पहुंच गया ये, अपनी टारगेट सेल्स पर पहुंच गया। ठीक है, अब टारगेट सेल्स पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, टारगेट सेल्स पर पहुंचने के बाद ध्यान रखना, इट एंटर इनटू द टारगेट सेल, एंटर इनटू द टारगेट सेल, इसको टारगेट सेल के अंदर जाना पड़ेगा। इसके रिसेप्टर्स बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं। चैप्टर के एंड में आएगा कि किस हार्मोन के रिसेप्टर इंट्रासेल्यूलर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल होता है थायरॉक्सिन। तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए सेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इट एंटर इनटू द टारगेट सेल एंड गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, उसके अंदर सेल में इसको एक्टिवेट करने के लिए ना एक डीआयोडीनेज नाम का एंजाइम होता है। समझ गए क्यों, क्योंकि डीआयोडीनेशन करना है इसका, इसमें से एक आयोडीन एटम हटाना है, तभी तो ये T3 में बदलेगा और वहां जाकर ये T3 में कन्वर्ट होता है और फिर ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो इस तरह थायरॉक्सिन हार्मोन काम करता है। तो थायरॉक्सिन की दो फॉर्म है हमारी बॉडी में। ग्लैंड ने मैक्सिमम अमाउंट में क्या बनाया, टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाया, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म है। अननेसेसरी, ग्लैंड नहीं चाहती कि एक्टिव फॉर्म में हम थायरॉक्सिन को भेज दें और वो अननेसेसरी मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर दे। जहां जरूरत है वहीं वो मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेगा, जरूरत है कि नहीं वो खुद टारगेट सेल डिसाइड करेगी। जैसे ही टारगेट सेल के अंदर जाएगा, टारगेट सेल में जो एंजाइम है वो इसको एक्टिवेट करेगा बाय डीआयोडीनेशन, यानी एक्टिव फॉर्म है T3, और जैसे ही T3 बनेगा वो अपने सेल में एक्शन करवाएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड होके। ठीक है, क्लियर। तो दो बातें हमें समझ में आ गई कि एक तो थायरॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, दैट इज T4, इसका एक्टिवेशन खुद टारगेट सेल में ही होता है बाय डीआयोडीनेशन। और दूसरी बात, क्योंकि इसको सेल के अंदर जाना है तो बट ऑब्वियस इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहां हैं, इंट्रासेल्यूलर। रिसेप्टर्स आर इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बताने के बाद इन्होंने पहले आपसे ना थायरॉक्सिन के डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं, बट आई थिंक डिसऑर्डर्स हम बाद में देखेंगे। पहले हमें इसके फंक्शंस तो बताओ कि थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में एग्जैक्टली करता क्या है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसके फंक्शंस देख लेते हैं बच्चों। आप थायरॉक्सिन हार्मोन में लास्ट पैराग्राफ पे जाइए, वहां पर इसके फंक्शंस लिखे हैं। व्हाट दिस हार्मोन डू इन आवर बॉडी। तो देखो, दिस हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन, जस्ट अ मिनट, इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से क्या मतलब है कि ये हमारी बॉडी में होने वाले हर मेटाबॉलिज्म को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, इन सभी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर आप लिख लेना ऊपर, रेगुलेशन ऑफ BMR से मतलब है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉट ओनली ग्लूकोज, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एज वेल एज फैट। इन सब चीजों को ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि इनका कितना यूज करना है, कितना स्टोर करना है। ओके, देन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जो हम कई बार नीट में कोरिलेट नहीं कर पाते, दैट इज इरिथ्रोपोइसिस। ये क्या करता है बच्चों, ये आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। नो डाउट यू नो कि भाई जो आरबीसी, कोई भी ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में, वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। तो बोन मैरो की सेल्स उनको बना तो रही हैं, बट कहीं ना कहीं बोन मैरो को सिग्नल्स मिलेंगे तभी तो वो उनको बनाएगा। तो उसके लिए हार्मोन्स दिए हैं नेचर ने। तो हमारी बॉडी में एक नहीं, दो तीन हार्मोन्स अलग अलग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। उन तीनों के नाम मैं कहूंगी, आप एक साथ एक जगह लिख देना। अगर हम इरिथ्रोपोइसिस की बात करें ना, दैट इज आरबीसी फॉर्मेशन, तो इरिथ्रोपोइसिस के लिए आपके एनसीईआरटी में 3 जगह हार्मोन्स के नाम दिए हैं। थायरॉक्सिन तो है ही, जो हम यहां पढ़ रहे हैं। एक जब आप एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वो भी आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और तीसरा, जो हमारे किडनी में जेजी सेल्स पड़ी थी क्या हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वहां पर एक हार्मोन जेजी सेल्स रेनिन बनाती है, वही जेजी सेल्स एक हार्मोन बनाती है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। इसका तो नाम ही इरिथ्रोपोइटिन है। ये तीनों हार्मोन्स मिलकर आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं।
ठीक है, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये आरबीसी फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहा है। हो सकता है नीट में ऑप्शंस में आरबीसी फॉर्मेशन ना लिखा है, इरिथ्रोपोइसिस लिखा हुआ आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। इरिथ्रोपोइसिस किसको कहते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन को ही इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। नाउ दिस हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, अच्छा देखो आ गया ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये उससे मिलता जुलता ही फंक्शन है, आप इसको अलग से नंबर करें या नहीं। देन फोर्थ फंक्शन क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये भी हमें नीट में नहीं याद आएगा एकदम से, क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो हम किडनी के फंक्शंस में पढ़ते हैं, या किडनी में जो भी एल्डोस्टेरॉन है, ये एंजियोटेंसिनोजन नहीं, वो कौन सा पढ़ा था हमने, एडीएच है, उससे रिलेटेड है, तो वो तो करते ही है नो डाउट। बट उसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर थायरॉक्सिन भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, अभी हम एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे कि कई बार जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो मिक्सोडीमा नाम का एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसमें ना बॉडी में जगह जगह पफीनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहता बॉडी में, तो जगह जगह पर इडीमा या स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, ओके, तो ये आपको 4 फंक्शंस तो यहाँ दिए ही हैं, कुछ फंक्शंस मैं आपको ऐड करवा रही हूँ। 5th फंक्शन आप इसका लिखना थायरॉक्सिन हार्मोन का, इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि अगर किसी फीमेल में बहुत ज्यादा इरेगुलर है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डॉक्टर्स उनको थायराइड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। ठीक है, एंड 6th फंक्शन आपको ध्यान रखना है, इट इज हेल्पफुल इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ये हमारी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी प्रेग्नेंट विमेन में थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो उनमें जो बेबी बॉर्न होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, उसका आईक्यू लेवल कम होता है बच्चों, तो इसलिए ये मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ 5-6 फंक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज कर लें क्या, पहला मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा यानी कि बीएमआर, दूसरा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करेगा, थर्ड आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, फोर्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, एंड फिफ्थ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को करेगा। यहाँ पे चाहे से आप बीएमआर में इन दोनों को अलग अलग रख दें, बीएमआर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो 6 फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, दैट डजंट मैटर। तो ये आपके थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शंस हुए जो ये आपकी बॉडी में करता है। अब इसके डिसऑर्डर्स पर आते हैं, ये लास्ट लाइन पे भी हम बाद में आएंगे, इसके डिसऑर्डर्स पे आते हैं। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म। पहले तो कॉज की बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ना ये चीज चार्ट फॉर्म में बताती हूँ कि हम कह रहे हैं कि अगर इस हार्मोन की कमी हुई तो उसको तो आप कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, और अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा है तो उसको कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। क्या कहेंगे, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर एंड हाइपो। अब हाइपो का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होना, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी का पहले तो कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट, क्यों हुई है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। तो उसका जो सबसे मेन कॉज होता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। हमारी डाइट में बच्चों बहुत थोड़ा सा आयोडीन चाहिए हमको, बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर वो ट्रेस अमाउंट में आयोडीन नहीं मिला तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, और अगर थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा तो बट ऑब्वियस हाइपोथायराइडिज्म होगा। ठीक है, अब अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं बच्चों गॉइटर। आपने सुना होगा गॉइटर, सिंपल गॉइटर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गॉइटर। गॉइटर का मतलब होता है, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमें, हम कह रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की हो गई है कमी, लेकिन इस कमी में सिम्टम पता है क्या आता है, थायराइड ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हार्मोन की कमी है तो ग्लैंड फूलकर मोटी क्यों हो गई भाई, उसका कारण समझना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉज है। हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो अगर मान लो हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन की कमी है, आयोडीन नहीं मिल रहा, ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बना पा रही, तो सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कहेगा भाई टीएसएच को भेजो, वो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा कि थायरॉक्सिन निकालो, तो टीएसएच थायराइड ग्लैंड को जाकर थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा कि काम क्यों नहीं कर रही, काम करो। थायराइड ग्लैंड बेचारी कहेगी मेरे पास आयोडीन ही नहीं है, मैं काम कहां से करूं, रॉ मटेरियल ही नहीं है, हार्मोन कहां से बनाऊं, तो हार्मोन नहीं बन पाया। ठीक है, फिर दोबारा से सिग्नल गया ब्रेन के पास, उसने फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने और टीएसएच भेजा, टीएसएच ने फिर थप्पड़ लगाया।
टीएसएच को ये बात नहीं पता ना कि बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है। टीएसएच को तो बस ये पता है, पिट्यूटरी को तो बस ये पता है कि जब भी हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा मुझे टीएसएच को भेजना है और पिट्यूटरी ग्लैंड से काम करवाना है। तो वो तो बार बार क्या कर रही है, टीएसएच को भेजे जा रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड को थप्पड़ लगाया जा रहा है टीएसएच, और थायराइड ग्लैंड उन थप्पड़ को खा खा के क्या होता है, एक्चुअली फूलकर मोटी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर टीएसएच थायराइड ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट करता है ना, तो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स का नंबर बढ़ जाता है बच्चों। उसको लगता है कि शायद फॉलिकल्स का नंबर बढ़ा लेने से हार्मोन ज्यादा बन जाए, बट हार्मोन तो फिर भी ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअली तो बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रखी है ना। तो आप ग्लैंड का साइज बढ़ा भी लो, फॉलिकल्स का नंबर बढ़ा भी लो, वो थायरॉक्सिन कहाँ से बनाएगी, बात समझ रहे हो मेरी। तो इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी में बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की तो कमी है, T3 T4 की तो डेफिशिएंसी है, बट ध्यान रखना अगर नीट में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस में हो सकता है इंक्रीज लेवल ऑफ टीएसएच, ठीक है। तो डू रिमेंबर इस गॉइटर में क्या होगा, T3 T4 का लेवल तो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, बट टीएसएच का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, और इसी इंक्रीज लेवल की वजह से ग्लैंड को थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहे हैं और ग्लैंड बेचारी मोटी हो गई है, बट काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास आयोडीन नहीं है। तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ गॉइटर, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कुछ इस तरह का दिखता है इसका पेशेंट। ये देखो, ये गॉइटर के फोटोग्राफ है, ये गॉइटर में इस तरह ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है। थोड़ी पहाड़ी एरिया में ना देखा गया है, हमें थोड़ा ना आयोडीन सब्जियों वगैरह से भी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में नहीं होता है सब्जियों में आयोडीन, वहां के पानी में नहीं होता इस वजह से, तो वहां पर लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन। पहले जब हम छोटे थे तो टीवी पे एक ऐड आता था कि आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो घेंगा हो जाएगा। इस बीमारी को गॉइटर को नॉर्मल लैंग्वेज में घेंगा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज सिंपल गॉइटर। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे सिंपली एक लाइन दे रखी है कि भाई हाइपोथायराइडिज्म अगर आयोडीन डेफिशिएंसी से हुआ है तो देयर विल बी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस कंडीशन को कहते हैं गॉइटर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। दूसरा क्या दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, दूसरा जो हाइपोथायराइडिज्म है वो होता है बच्चों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में, जिसने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है उसने पढ़ा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान कई गुना बढ़ जाते हैं। उनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है और एक थायरॉक्सिन भी बढ़ता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं बढ़ पाया किसी भी वजह से मदर में, तो फीटस को नहीं मिलेगा। अगर फीटस को नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ रिटार्डेड रह जाएगी, उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो अगर इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें थायराइड टेस्ट जरूर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन का थायराइड उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, तो फिर उनको थायरॉक्सिन की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है जिससे बेबी एम्ब्रियो की ग्रोथ प्रॉपर्ली हो, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं देखना। उसकी वजह से एक बार मैं यहीं पर अगर लिखूं तो एक तो क्रेटिनिज्म की प्रॉब्लम होती है। क्रेटिनिज्म मतलब ओवरऑल उस बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी, ये बहुत बार नीट में पूछते हैं। स्टंटेड ग्रोथ ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या होगा भाई, अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम रही है तो क्रेटिनिज्म के साथ साथ उस बच्चे का IQ कम होगा। इवन ऐसा भी देखा गया है कि उस बच्चे की जो स्किन है ना उस पे कुछ एबनॉर्मल पिगमेंटेशन होता है, एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा बच्चों कई बार गूंगा बहरा बच्चा भी पैदा हो सकता है, दैट इज डेफ म्यूटिज्म। तो सोचो कितना रिस्की हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म। तो वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सारी चीजें बच्चे में आफ्टर बर्थ दिखाई देंगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप यहाँ पर हाईलाइट कर लो कि अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो देयर विल बी डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, यानी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। दूसरा मेंटल रिटार्डेशन होगा, ये लो IQ के साथ आप मेंटल रिटार्डेशन भी लिख लें। लो IQ तो रहेगा ही उसका, और हो सकता है वो बच्चे थोड़े मेंटली रिटार्डेड हों, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन जरूरी है मेंटल ग्रोथ के लिए, क्लियर। तो मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ के अलावा एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ म्यूटिज्म, ठीक है, याद हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन एडल्ट विमेन, अगर नॉर्मली, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली अगर किसी विमेन में हाइपोथायराइडिज्म है तो इट विल कॉज
मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेग्युलर। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिस भी कारण से इस फीमेल में हुआ है इसमें आपको कॉज नहीं बताया, सिम्टम बताया है। क्या सिम्टम आएगा? इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात? हाइपोथायरॉयडिज्म की। 3 कंडीशंस दे दी इन्होंने हाइपोथायरॉयडिज्म की, एक तो किसमें? नॉर्मली आयोडीन की कमी से, एक प्रेगनेंसी के दौरान, और तीसरा एक नॉर्मल एडल्ट। लेकिन आप ये मत समझना कि फीमेल्स में ही ज्यादा, मतलब ठीक है नॉर्मली ये देखा गया है कि थायराइड डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, बट मेल्स में भी होते हैं ये। ठीक है, ओके, यस, फीमेल आर मोर प्रोन फॉर दीज डिसऑर्डर्स। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे, इन्होंने ना 1-2 डिसऑर्डर और होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, इन्होंने दिए नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे एक होता है मिक्सोडीमा, जस्ट अगर नीट में हो ऑप्शंस में मिक्सोडीमा। ठीक है, मिक्सोइडीमा, उसमें बॉडी में जगह जगह पफीनेस आ जाती है, फेस पफी हो जाता है ना, हाथ पैरों में सूजन जैसी दिखने लगती है, दैट इज कॉल्ड मिक्सोडीमा। देखो ये रहा, है ना, ये भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। क्लियर? और एक हाइपोथायरॉयडिज्म में वो भी होता है बच्चों, हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज ये पहले नीट में ऑप्शंस में बहुत आती थी। हाशीमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारी बॉडी हमारे ही एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो इस पर्टिकुलर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारी बॉडी हमारे थायराइड जो फॉलिकल्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। तो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अगर फॉलिकल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हार्मोन कम बनने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 कंडीशंस आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में ध्यान रखनी है। नाउ अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म के 2 केसेस यहाँ पर दिए हैं। या तो हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा, किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया है तो जरूरत से ज्यादा फॉलिकल्स होंगी और वो फॉलिकल जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम आएंगे। एंड दूसरा कारण यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ग्रेव्स डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा ग्रेव्स डिजीज। इसी ग्रेव्स डिजीज का एक और नाम है एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार लिख के बताती हूँ क्या कह रहा है ये। देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म में पहला तो क्या हो सकता है, कैंसर, थायराइड कैंसर, या कई बार थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाती हैं, नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड में बहुत सारी नोड्यूल बन गई हैं, बहुत सारी फॉलिकल्स बन गई हैं, तो बट ऑब्वियस वो ज्यादा हार्मोन रिलीज करेंगी, दैट विल लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, देखो T3 T4 का लेवल तो बढ़ेगा, ज्यादा हार्मोन बन रहा है ना, और इस वजह से उस पर्सन का जब भी ब्लड टेस्ट करेंगे तो TSH का लेवल कम आएगा। ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम होते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट में पता चलता है जिससे। दूसरा जो मेन क्वेश्चन आता है वो इस पर कम आता है, मेन क्वेश्चन आता है ग्रेव्स डिजीज पर, साइंटिस्ट के नाम पर ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का एक और नाम है बच्चों एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। तुम कहोगे मैम ये गॉइटर फिर से क्यों आ गया, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, एक्सोप्थैलेमिक, ऑप्थैलेमिक, ऑप्थैलेमिक वर्ड आता है आईज के लिए, ऑप्टिक एंड ऑप्थैलेमिक दोनों सेम है, आईज के लिए आते हैं। यहाँ पर भी गॉइटर कह रहे हैं हम। अभी तो हमने कहा कि गॉइटर वर्ड तो तब आता है जब ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है, और वो तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हो रही थी, आयोडीन डेफिशिएंसी में हो रही थी। यहाँ पर भी ग्लैंड फूलकर मोटी हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई है। मैं ग्रेव्स डिजीज का इसमें फोटोग्राफ लगाना भूल गई, ठीक है, तुम देख लेना एक बार गूगल पे। बिल्कुल जो जिस पर्सन को ग्रेव्स डिजीज हो जाती है ना, उस पर्सन की आई बॉल जो है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे हम किसी को बहुत एकदम घूर के देखे ना, और उसमें भी आई बॉल थोड़ी सी बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रही हूँ, इस तरह का ऐसा लगता है कि वो पर्सन हमें घूर रहा है, बट वो घूर नहीं रहा होता है, एक्चुअली में उसके आई बॉल प्रोट्रूड कर जाते हैं, एक्सोऑप्थैलेमिक, यानी उसकी आई बॉल प्रोट्रूड कर गई हैं, दैट्स व्हाई इस डिसऑर्डर को कहते हैं एक्सोऑप्थैलेमिक। एंड यस, यहाँ पर गॉइटर भी होता है बच्चों। यहाँ पर जो सिम्टम्स आते हैं ना, उसमें प्रोट्रूडिंग आई बॉल तो होती है, प्रोट्रूडिंग आई बॉल तो होती है, प्लस यहाँ पर स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड दोबारा देखने को मिलती है। यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी। अब यहाँ क्यों हुई भाई? क्या यहाँ भी TSH थप्पड़ लगा रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो क्यों लगाएगा, यहाँ तो T3 T4 वैसे ही बढ़े हुए हैं, तो बल्कि TSH तो कम है, जैसा हमने यहाँ कहा, सिम्टम तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ क्या होता है, क्यों फूलती है ग्लैंड, सुनना, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बट इससे बहुत अलग कहानी है इसकी। हाशीमोटो में जो एंटीबॉडीज बनी थी, हाशीमोटो में जो एंटीबॉडीज बनी थी ना, वो बनी थी किसके अगेंस्ट? फॉलिकल्स के अगेंस्ट, थायराइड फॉलिकल्स के अगेंस्ट। तो वो थायराइड फॉलिकल्स पे, थायराइड फॉलिकल्स को क्या कर रही थी? डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिससे हार्मोन की कमी हो रही थी। अब की बार जो एंटीबॉडीज बनी है, अब की बार जो एंटीबॉडीज बनी है ना आपकी बॉडी में, वो पता है किसके जैसी हैं?
दीज एंटीबॉडीज आर इक्विवेलेंट टू टीएसएच। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर बिल्कुल टीएसएच जैसा होता है, तो टीएसएच तो थप्पड़ नहीं लगा रहा, बट टीएसएच के जैसे ही दिखने वाली, टीएसएच के जैसा स्ट्रक्चर रखने वाली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन गई हैं, जो बार बार थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही हैं। तो थायराइड ग्लैंड बार बार स्टिमुलेट हो रही है, और अब की बार तो आयोडीन की भी कमी नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड फूलकर मोटी भी हो जाएगी और वो जरूरत से ज्यादा थायरोक्सिन भी बनाएगी। दैट इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या हुआ है, एंटीबॉडीज बन गई हैं विच आर इक्विवेलेंट टू टीएसएच। डिस्ट्रॉय नहीं कर रही हैं, बल्कि टीएसएच के जैसी एंटीबॉडीज बन गई हैं, है ना, और वो लगातार पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट करेगी। तो यहाँ भी स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड होगा, गॉइटर में भी स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड होगा, बट यहाँ पर जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो T3 T4 बढ़ा हुआ आएगा, यहाँ पर जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो T3 T4 घटा हुआ आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ करें चाहे हम हाशिमोटो डिजीज में करें, वो सिम्टम जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर है सब में कॉमन सिम्टम है, जितने भी हाइपरथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर है उनके भी कॉमन सिम्टम है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा है कि, कहाँ गया ये रहा, कि जब कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है या नोड्यूल बन जाती है ग्लैंड में, तो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल, leading to a condition called hyperthyroidism which adversely affect the body physiology. ठीक है, and exophthalmic goiter is again a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland, very very important, यहाँ पर भी enlargement होता है gland का, protrusion of the eyeball as well as increased BMR। बीएमआर तो बढ़ेगा ना अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तो, और सोचो अगर किसी में जरूरत से ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो बॉडी में जो चीजें हैं वो यूज होती जाएंगी, मेटाबोलाइज होती जाएंगी, तो वेट लॉस नहीं होगा क्या? तो बट ऑब्वियस वेट लॉस भी होगा। ठीक है, एक जनरल सा फंडा बता देती हूँ मैं तुम्हें कि अगर किसी भी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होगी ना, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए इनमें से, तो उसमें क्या सिम्टम आते हैं पता है? एक तो उसका वेट गेन होने लगता है, समझ गए, क्योंकि चीजें मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही, यूज ही नहीं हो रही, तो वो स्टोर होती जाएंगी, वेट गेन करेगा वो। ठीक है, प्लस ऐसे लोगों में क्या होता है, वेट गेन के साथ साथ जो वो है ना, जनरली ऐसे लोगों को ना कोल्ड के लिए इंटॉलरेंस हो जाता है बच्चों, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एटीपी कम बनेगी, हीट कम बनेगी, तो उनको सर्दी ज्यादा लगने लगती है। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में पता है क्या होता है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना तो वेट लॉस तो होता ही होता है, बहुत ज्यादा हीट बनती है बॉडी में, तो उनको ना थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं होती, उनको हमेशा ऐसा लगता है सर्दियों में भी कि बॉडी से हीट निकल रही है, जो हाथ पैर, जो पाम है, सोल है, उनसे लगातार गर्म रहते हैं वो बहुत ज्यादा, तो हीट इंटॉलरेंस हो जाता है इनमें, क्योंकि एटीपी हीट ज्यादा बन रही है। ठीक है, और इनमें जनरली हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो हार्ट रेट पे भी असर डालता है, तो यहाँ पर हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है ना, पाल्पिटेशंस होने लगते हैं पर्सन को, एकदम तेज दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसको सुनाई देने लग जाती है, पाल्पिटेशंस की प्रॉब्लम भी देखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं। नीट में बहुत इजीली आप थायरोक्सिन से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो, अगर आपको ये लॉजिक ध्यान रहेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में, किसको कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म को। थायरोक्सिन का काम है मेटाबॉलिज्म करवाना, कम है तो कम मेटाबॉलिज्म होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा, इसलिए इसका बैलेंस्ड अमाउंट में बना रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिसऑर्डर समझ में आ गए क्या आप लोगों को? तो सिंपल गॉइटर एंड प्रेगनेंसी के दौरान तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और कैंसर एंड ग्रेव्स डिजीज आपको ध्यान रखनी है हाइपरथायरॉयडिज्म में। क्लियर? आगे बढ़ें क्या? देन थायराइड ग्लैंड में एक लाइन और लिखी हुई है बच्चों, हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी। यहां पर लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। अभी शुरू में बताया था मैंने आपको कि थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिकल्स के बाहर पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका सोर्स क्या है? बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, या इनको सी सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो सी सेल्स हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ये टीसीटी बनाती हैं, और ये जो टीसीटी है ये क्या करता है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, क्योंकि इसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सी मतलब कैल्शियम पर एक्ट करने वाला। कैसे करता है पता है? ये क्या करता है बच्चों? ये एक्चुअली हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है।
क्यों डिक्रीज करता है, कौन इंक्रीज करता है, कैसे बैलेंस रहता है, वो सब हम जब पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे ना, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो कैल्सिटोनिन है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। चलो बता ही देती हूँ, मैं इस वाले टॉपिक के साथ ही बता देती हूँ जिससे तुमको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। हमारी बॉडी में क्या होता है समझना कि ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं बच्चों जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन करते हैं। अगर एक उस चीज को कम कर रहा है तो दूसरा उस चीज को बढ़ाएगा। इस कैटेगरी में दो हार्मोन्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो याद रखना है कैल्सिटोनिन, जो अभी अभी हमने पढ़ा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टीसीटी, और दूसरा आपको याद रखना है पीटीएच, पैराथॉर्मोन। थायराइड ग्लैंड के ही पीछे की तरफ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है, उससे एक हार्मोन बनता है पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, देखना बड़ा अच्छा डायग्राम है कि अगर ये हमारी ब्लड वेसल है तो उस ब्लड वेसल में जो हमारा बॉडी का ब्लड है उसमें कैल्शियम का एक नॉर्मल लेवल होना जरूरी है कि भाई इतना लेवल होना चाहिए कैल्शियम का, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो अगर किसी भी वजह से जो हमारा नॉर्मल कैल्शियम रेंज है ब्लड में वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो उसको कम करना मतलब कम करके नॉर्मल पे लाना किसका काम है, कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, सोचो कैसे कम करे वो ब्लड कैल्शियम लेवल को। नॉर्मल से बढ़ गया ब्लड कैल्शियम लेवल और सिग्नल गया पैराफॉलिकुलर सेल्स के पास, कैल्सिटोनिन को भेजो, कैल्सिटोनिन आ गया। अब वो ऐसा क्या करे कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का आना रुक जाए और ब्लड में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो भी निकल जाए। तो क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा ना, नॉर्मलाइज हो जाएगा ना। तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड के पास कैल्शियम का जो आदान प्रदान होता है वो 3 जगहों से होता है बच्चों। कहाँ से होता है, एक तो होता है हमारे इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन में जब हम खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम है वो ब्लड में आएगा। एक हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन है वहां पर कैल्शियम का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, सारे सॉल्ट्स का होता है तो नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का। और एक हमारी जो बोन्स हैं वो ब्लड को कैल्शियम देती भी हैं और लेती भी हैं, है ना। बोन्स में लगातार कैल्शियम की सप्लाई भी होती है। और एक और चीज ध्यान रखना कि हमारी बोन्स की ना हमेशा रीमॉडलिंग चलती रहती है बच्चों। जैसे हम घर पे सफेदी करवाते हैं, अब तो खैर पेंट करवाने लग गए ज्यादातर, बट जब घर पे सफेदी अभी भी करवाते हैं कई जगह पर, तो आपने देखा होगा जब 3-4 साल पुराना हो जाता है व्हाइट वॉश तो चूना झड़ झड़ के गिरने लगता है। पुराने हाउसिंग बोर्ड के मकानों में या घरों में आपने देखा होगा, क्योंकि चूना ब्रिटल हो जाता है, मतलब जो कैल्शियम है, चूना मतलब कैल्शियम तो जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो एक समय के बाद बहुत ही ब्रिटल हो जाते हैं और झड़ के गिरने लगते हैं। तो अगर हमारी बोन्स में नया कैल्शियम नहीं जाएगा, वही कैल्शियम रहेगा जो शुरू से था, तो हमारी बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि बोन्स को नया कैल्शियम मिले और जो पुराना कैल्शियम है वो वापस ब्लड में आता रहे और कहीं और जगह यूज हो जाए। तो उसके लिए बोन्स की रीमॉडलिंग होती रहती है, ठीक है। तो बोन्स की रीमॉडलिंग में कैल्सिटोनिन का क्या रोल है समझना। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, हम कह रहे हैं कि इसको ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना है, तो ये इंटेस्टाइन से ब्लड में भेजे कैल्शियम को या इसको रोके। ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, और इसको ब्लड कैल्शियम लेवल घटाना है ना, तो ये ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो बोन्स की तरफ भेज देगा कि भाई बोन्स को दे दो, बोन्स के मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। बात समझ में आ गई। तो ब्लड में जो बढ़ा हुआ कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिक्रीज होने का मतलब वो नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कभी हमारी बॉडी में ऐसा हुआ कि जो नॉर्मल कैल्शियम है उससे कमी हो गई, ब्लड ने इतना कैल्शियम सबको दे दिया कि ब्लड में जितना कैल्शियम हमेशा रहना चाहिए वो भी नहीं रहा, नॉर्मल से भी कम चला गया। तो अब एक ऐसे हार्मोन की जरूरत है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल पे ले आए। तो उसके लिए पता है कौन सी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा, उसके लिए मिलेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड को। और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड के जस्ट पीछे होती है बट अलग ग्लैंड है, ठीक है, वो भेजेंगी पैराथॉर्मोन को। पैराथॉर्मोन का दूसरा नाम होता है बच्चों हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। तो तुम नाम से ही समझ गए होंगे, हाइपर यानी बढ़ाना, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम इन ब्लड, तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाए बताओ, जो भी हम खाना खाएं तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे, क्या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे। नेफ्रॉन से अगर कैल्शियम बाई चांस यूरिन में जा रहा है तो वहां से भी निकाल लाए क्या, और इसको क्या करना है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है ना। तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए बोन्स को बोलेगा कि भाई कुछ समय के लिए तुम्हारा कैल्शियम ब्लड को दे दो, बोन्स में से डीमिनरलाइजेशन करवाएगा, बोन्स की रीमॉडलिंग करवाएगा, जो कि जरूरी है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि यार मैम बोन से कैल्शियम क्यों निकाल रहा है, बोन से भी कैल्शियम निकालना है क्योंकि बोन्स में रीमॉडलिंग चल रही है। तो क्योंकि इसको ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना है तो ये हर जगह से कैल्शियम को ब्लड में भेजेगा,
बहुत आसान है, लॉजिकली समझोगे तो इस तरह ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम के होम्योस्टेसिस को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो लिखा हुआ है ना कि इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, उसमें आप लिख लेना कि ये एक्चुअली में ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज का मतलब उसको नॉर्मल पे लाने के लिए, इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल टू नॉर्मलाइज इट। कहीं भी आप पढ़ो ना इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसका मतलब बढ़े हुए को घटाना, घटे हुए को बढ़ाना, नॉर्मल पे लाने के लिए। ठीक है, कैसे करता है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल को? बाय 3 एक्शंस। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, decrease reabsorption from nephron as well as increase supply of calcium to bones को दे देगा कि ले लो अभी ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम है, तुम ले लो, मुझे उसको कम करवाना है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में हमने 2 हार्मोन्स पढ़े हैं बच्चों, एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन, वो भी फिर से 2 फॉर्म में है, T4 और T3, बट उसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है T3, T4 उसकी इनएक्टिव फॉर्म है। बट क्योंकि ग्लैंड मेनली T4 को बनाती है, इसलिए T4 को ही थायरॉक्सिन कहते हैं, जिसके पास 4 आयोडीन एटम्स होते हैं। ठीक है, देन ये जो है थायराइड ग्लैंड, इसी में जो छोटी छोटी पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल है वो एक और हार्मोन बनाती है हमारी बॉडी में, दैट इज TCT। और ये TCT या कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है अलोंग विद द विच हार्मोन? पैराथॉर्मोन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इन द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, जो आज पढ़ा है उसे आज के आज ही पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कोई चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रही है तो। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट द फर्दर ग्लैंड्स। ओके, गुड बाय।